सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया था वो था सिंपल इंटरेस्ट, बट आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट में हमने तीन चीज़ों को लिया था, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। प्रिंसिपल होता है मनी बोरोड, आर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने, टी टाइम इन ईयर्स, मंथ्स में भी हो सकता है। सो हम हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे इसमें। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर सेम रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने प्रिंसिपल मान लिया ₹100 फॉर एग्जांपल, रेट मान लिया हमने, रेट ले लेते हैं 20%। ओके, 20% लेते हैं। टाइम हम ले लेते हैं 3 ईयर्स। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। सो मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी आगे जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल है, हमने रेट मान लिया, टाइम 3 ईयर्स। पहले मैं आपको समझाऊंगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। देखिए, पहले एट द एंड ऑफ पहले एक साल में टाइम 3 ईयर्स है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मान सकते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये है हमारा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर ये ₹100 थे। ओके, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 20%। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 20% ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये हमारा 20% ऑफ दिस प्रिंसिपल ₹20 हो जाएगा, ₹20। तो ये ₹20 इसमें ऐड होकर हमारा अमाउंट बन जाता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर की बात करें तो अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 20%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे होगा? प्रिंसिपल में। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो वही रहता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, वो चेंज नहीं होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। पहले हम इसे क्लियर करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को कर 120 हो गया, 20% ऑफ 100, अगेन ₹20 का सम, ₹20 हो जाएगा वो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 140। सेकेंड ईयर में जो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 140। विथ 20 + 20 140, 100 में ऐड होगा 2 सालों का। नाउ ये है हमारा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एंड ऑफ सेकेंड ईयर, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। नाउ एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के एंड में हम आ चुके हैं। ठीक है, देखिए अगेन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही है, 20%। ठीक है, सो इसका 20%, अगेन ₹20। तो 20 + 20 + 20 टोटल कितना हो गया लास्ट में? 160। ये जो आया है हमारा, ये हमारा फाइनल अमाउंट है। भाई 1 साल बाद इतना अमाउंट हो जाएगा, 1 साल बाद इतना हो जाएगा, ये 3 साल बाद अमाउंट इतना हो जाएगा हमारा। बट प्रिंसिपल सेम रहेगा, प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा। सो ये आ गया हमारा फाइनल अमाउंट, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो 3 सालों में ₹100 पे इंटरेस्ट लग के, सिंपल इंटरेस्ट लग के अमाउंट हमारा 160 हो गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे। ठीक है, आगे भी हम इसे कर सकते हैं, बट अभी आप इसे 3 ईयर्स तक का लीजिए ना। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। प्रिंसिपल हमारा सेम है, ₹100। ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन हमारा वही है, 20%। ये देखिए वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 20% कितना हो जाएगा? ₹20 + 20 कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट ही 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, बट सेकेंड ईयर में नहीं। अब आप इससे आगे चलिए, एंड ऑफ सेकेंड ईयर।
अब 2 साल बाद क्या होगा, आप उसकी कहानी देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 20% है, ठीक है, इस पे 20% लगेगा, बट अब जो हमारा अमाउंट था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल पहले, भाई सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके लिए जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है, जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल बन जाता है फॉर सेकेंड ईयर। सो ये अमाउंट है 120, इस पे ये प्रिंसिपल बन गया है सेकेंड ईयर के लिए। तो इसका 20% कितना होगा, 20% ऑफ 120, भाई 20% आप इसे सोल्व कीजिए, 20% ऑफ 120 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 टू जा 24, तो 24 रुपीज ऐड होंगे किसमें, इसमें प्रिंसिपल में। सो ये हमारा आ जाएगा 144 रुपीज। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। नाउ एंड ऑफ थर्ड ईयर, 3 साल के लिए दिया था। अब ये जो अमाउंट है ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन चुका है, प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल नहीं, अब प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा आपका। अगर फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड में, थर्ड के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारा अमाउंट था अब ये प्रिंसिपल बन चुका है वो थर्ड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही है 20%। सो इसका 20% कितना होगा, 20% ऑफ 144 हो जाएगा हमारा 28.8 प्लस, आप इसे सॉल्व करेंगे सो हमारा 28.8 आ जाएगा। आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 172.8। ठीक है, सो फाइनली हमारा अमाउंट कितना है, 172.8। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे अगर हम कोई भी अमाउंट 100 रुपीज का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए देंगे तो अमाउंट आ रहा है फाइनल 160, इन दिस केस 172.8। सो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। फर्स्ट ईयर में दोनों सेम होते हैं, बट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से हमेशा छोटा होता है। चाहे थोड़ा सा मगर कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम 1 साल की बात करेंगे। सो आप इसमें फर्क देखिए, सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, भाई प्रिंसिपल सेम है, ओके। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा कितना होगा, इस केस में बात करें 172.8 माइनस दिस, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप इधर ऐसे कर सकते हैं, इसे फाइनल की बात करें तो इसमें से अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा 72.8। इसकी बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है 60। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है कितना 12.8 से, सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 72.8 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 12.8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप सिंपल इस अमाउंट में से इसे माइनस कर दीजिए तो भी हमारा आंसर 12.8 आएगा। मेन बात पता है क्या है, मैं आपको क्या चाहती हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है और ये साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, बस अभी हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए आप इसे, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपकी कैलकुलेशन को काफी रिड्यूस कर देगा ये स्केलिंग फैक्टर। आखिर होता क्या है, देखिए अभी हमने वही एग्जांपल जो लिया था उसी में बात करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपीज। ठीक है, हम इसे 3 साइकिल लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। ये है हमारा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये है हमारा एंड ऑफ सेकेंड ईयर। नाउ ये है हमारा एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है,
वही चीज़ है जो अभी समझाई थी, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ, स्केलिंग फैक्टर। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 20%। सो 20% ऑफ 100 से इसमें कितना ऐड हो जाएगा ₹20, ये हमारा आ जाएगा 120। एक साल के बाद हमारा अमाउंट इतना हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर की तरफ अब अगर हम जाते हैं तो ये जो हमारा अमाउंट है यही प्रिंसिपल बन जाएगा। सो हमने इसे सोल्व किया था, फिर ₹20 ऐड हो जाएगा इसका, सॉरी 20% ऑफ दिस। सो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, ठीक है, 24 ऐड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 144। अगेन इसका 20% होगा तो इसका 20% हमारा आया था 28.8। तो ये फाइनली हमारा आंसर आया था, जो अमाउंट आया था 172.8, यही था, आपको मैंने यही बताया था अभी। अब देखिए अगर आप देखें 100 को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1.2 से तो हमारा 120 आ जाएगा। इसे अगर आप 1.2 से मल्टीप्लाई करें 120 को, सो ये आ जाएगा हमारा। एंड फिर से अगर हम इसे 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम इन सबको एक चीज नोट डाउन करें कि ये एक रेशियो चल रही है हमारी, स्केलिंग फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। ये जो चीज है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, इसे स्केलिंग फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे कैसे यूज आएगी, मैं आपको हर तरह के एग्जाम्पल समझाऊंगी। पहले आप ये समझिए कि स्केलिंग फैक्टर एक्चुअली है क्या। 1.2, यहाँ पे भी 1.2, सब जगह हमने 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में ये कॉमन है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये जो स्केलिंग फैक्टर की मैं बात करी, आप देखिए प्रिंसिपल था हमारा ₹100, ठीक है, हमने इसे 1.2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसे 1.2 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली अगर हम यहाँ पे बात करें 1.2 से हमने कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार, ठीक है। और इसकी बात करें तो हमने 1.2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3। तो आपको इससे क्या अंदाजा लगता है कि जो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं फाइनली यहाँ से अमाउंट से, तो हमें इससे ये पता भी चलता है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक जीपी को फॉलो करता है। आपने जीपी पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, 10th में, 12th में। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट उसी को फॉलो करता है, ठीक है। आपने एक चीज बोली AR स्क्वायर AR क्यूब, ठीक है। सो ये रेशियो है, ये जीपी फॉलो करता है। आगे मैं अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है 1.2, ठीक है, ये जो चल रहा है हमारा, ये हमारा है स्केलिंग फैक्टर, इसे हम स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा जो मेन है मैं कि मैं आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड कितने भी कीजिए, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्पीड कितनी बनाते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है। सो मैंने जो स्केलिंग फैक्टर बताया उससे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। हमने मान लिया रेट है हमारा 50%, ओके, पर एनम, रेट है हमारा 50% पर एनम, ओके फाइन। सो हमसे अब पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, पहले हम देखते हैं अमाउंट कितना होगा। सो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस 50% ऑफ दिस। हमने प्रिंसिपल अपना P मान लिया है, P प्रिंसिपल है, 50% ऑफ प्रिंसिपल। आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये कितना आ जाएगा हमारा, P कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 0.5, हम इसे कह सकते हैं 1.5P, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं 1 साल बाद, ये बात हो रही है हमारी 1 साल बाद। नाउ ये अमाउंट फर्स्ट है हमारा। अमाउंट सेकंड की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो अमाउंट हमारा 2 साल बाद कितना होगा, अगेन सेम थिंग। ये जो हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा 1.5 ऑफ P, ओके, प्लस ये हमारा प्रिंसिपल है। नाउ क्योंकि 1 साल के बाद जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है, सो ये प्रिंसिपल हो गया अब हमारा जो अमाउंट था 1 साल बाद, प्लस इसी प्रिंसिपल में हम क्या ऐड करेंगे, 50% ऑफ दिस,
50% ऑफ 1.5p, ठीक है। नाउ अब 1.5p कॉमन ले लेंगे, ये 1 प्लस 0.5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.5 का स्क्वायर इंटू p, अमाउंट फर्स्ट, अमाउंट सेकेंड। ये 1 साल बाद है, ये 2 इयर्स बाद है। ऐसे आप अगर अमाउंट 3 कैलकुलेट करेंगे सो वो हमारा सोल्व करने के बाद आएगा 1.5 का क्यूब इंटू पी। सो आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? आप इसे रिलेट कीजिए, मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ अब उसे ध्यान दीजिए। इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया, अब उसी एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ इससे रिलेटेड, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, अगर हम अमाउंट फर्स्ट की बात करें, ठीक है, हम वहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। पहले एक सीरीज बनाते हैं हम इसकी। देखिए, प्रिंसिपल था हमारा पी, 1 साल बाद वो हो गया 1.5p अमाउंट जो है हमारा आफ्टर फर्स्ट ईयर। अगर सेकेंड ईयर के बाद वो हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू पी, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हो जाएगा हमारा 1.5 का क्यूब इंटू पी। स्केलिंग फैक्टर देखिए कौन सा चल रहा है, 1.5, इसका स्क्वायर हो गया फिर इसका क्यूब हो गया, ये है हमारा स्केलिंग फैक्टर। ये बहुत काम का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज चलती है ऐसे। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में किस में चल रही है? जीपी में चल रही है। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो ये देखिए पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो एक जीपी में चलता है ये सब, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं इससे रिलेटेड। अब स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके स्केलिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखिए, आपकी कैलकुलेशन कितनी रिड्यूस होती है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ₹8,000 इन 2 ईयर्स, जो 8,000 रुपीज थे वो 2 ईयर्स में इतने हो जाते हैं, ओके। तो ये एक तरीके से हमारा बिकम्स रुपीज दिस इन 2 ईयर्स, ये अमाउंट है। 2 सालों में इतना अमाउंट हो जाता है और 5 सालों में इतना अमाउंट हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारा अमाउंट है। फाइंड द प्रिंसिपल, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। सो एक तरीका ये है, आप 2 अलग अलग केसेस लीजिए। पहला अमाउंट हमें पता है, टाइम पता है, उससे हम अपना यहाँ पे अगर हमें अमाउंट पता है, टाइम पता है, ठीक है, प्रिंसिपल को एक्स मान के आप 2 केसेस करके करेंगे। वो तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बहुत लेंदी तरीका है, बट वो फिलहाल आपको मैं स्केलिंग फैक्टर के तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए मैं आपको वो समझाती हूँ, ठीक है। आगे मैं आपको इससे सारे फॉर्मूले बताऊंगी। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। स्केलिंग फैक्टर देखिए, पहले जो हमने मान लिया जो प्रिंसिपल है हमारा पी है, तो वो 8,000 हो जाता है प्रिंसिपल हमारा कितने साल में? इन 2 ईयर्स हमें दे रखा है, इन 2 ईयर्स। और 27,000 कितना हो जाता है हमारा? इन 5 ईयर्स। यही जो हमारा प्रिंसिपल था पहले इतना हो जाता है 2 सालों में, और 5 ईयर्स में 27। इट मीन्स अगले 3 सालों में यही 8,000 रुपीज हमारे कितने हो जाएंगे? 27,000, ठीक है। यही हमें दे रखा है। सो 2 सालों में वो 8,000 हो गया, 3 सालों में वो 5 ईयर्स दे रखा, तो 2 ईयर्स यहाँ डिडक्ट हो गए, 3 ईयर्स बचे, वो हो गया हमारे 27,000। इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले इनकी रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालते हैं 8,000 और 27,000 की रेशियो, ये आ जाएगी। हम इसे 27/8 भी लिख सकते हैं, 3 ईयर्स है। इसको जो यहाँ पे होता है टाइम, उसी के फॉर्म में हम इसे करने की कोशिश करें। 3 का क्यूब, 3/2 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसे। 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। अगर हम 8,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 8,000 को 27/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और 27/8 हमारा है क्या? वो है हमारा 3/2 का क्यूब भी लिख सकते हैं इसे हम। अगर हम 8,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसकी और इसकी रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है। ये आ गई हमारी 27/8 लिख सकते हैं इसे। इसको हम ये हमें 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो हम इसे 3 की क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, 3/2। अब देखिए, अगर हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27,000 हमारा हो जाएगा। अब
अब देखिए, अब हम इसकी रिलेशन निकालेंगे। ये हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, ये हमारा है स्केलिंग फैक्टर, जिसकी मैंने बात की थी आपसे पहले भी, कि प्रिंसिपल में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं फिर कुछ और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक जीपी में चलता है हमारा सब कुछ, ठीक है। ये स्केलिंग फैक्टर है 3/2। ना 3/2 की क्यूब की यहाँ पे है 3/2 क्यूब, यहाँ पे 2 सालों के लिए, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना होगा 3 यहाँ पे भी ये स्केलिंग फैक्टर होगा 3/2 का। 3 साल के लिए इतना आ गया, तो 2 साल के लिए 3/2 का स्क्वायर होगा। अगर हम प्रिंसिपल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप रिलेशन समझिए, हमने यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर को ध्यान में रखा है। सो प्रिंसिपल इंटू 3 3 9/4, ये 9/4 हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 8000। अगर हम प्रिंसिपल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल रहा है, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल रहा है हमारा, ठीक है। क्योंकि फिर ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, भाई प्रिंसिपल को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट मिल गया, अब ये प्रिंसिपल बन चुका है आगे के लिए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। सो प्रिंसिपल इंटू 9/4 किसके इक्वल होगा 8000। फर्स्ट केस को लेकर चलते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 32,000। सो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी इतनी आएगी 32,000/9। इसे आप फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तरीका वही है स्केलिंग फैक्टर का, हम इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अदरवाइज आप इसे अगर लेंथी तरीके से जाएंगे ना, केसेस लेंगे, प्रिंसिपल को एक्स मानेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बेटर या तो आप क्वेश्चन छोड़ दें उसको अगर ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, या फिर हम इस तरीके को अप्लाई करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। वैसे मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें विथ फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला दोनों बताने की कोशिश करूंगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पी प्रिंसिपल, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है हमारा ईयर्स में, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो इंटरेस्ट है वो एनुअली मतलब पर ईयर के हिसाब से दे रखा है। एनुअली का मतलब 1 साल, 1 ईयर का मतलब होता है 1 ईयर। तो हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर n। n यहाँ पर जो होता है ये हमारा टाइम होता है, आप डायरेक्ट टी भी लिख सकते हैं, n की जगह यहाँ टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है टाइम इन ईयर्स, ओके। ये जो होता है टाइम हमारा ईयर्स में होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो मैंने आपको स्केलिंग फैक्टर बताया, मैंने आपको बताया था ना, अमाउंट पी इंटू कुछ वैल्यू होती है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एक सीरीज चलती है हमारी जीपी की तरह। सो ये जो होता है ना एक्चुअली हमारा 1 + R/100, अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा होता है स्केलिंग फैक्टर। इसे जो हम कैलकुलेट करते हैं यही होता है, और कुछ नहीं होता हमारा स्केलिंग फैक्टर। इसे कैलकुलेट करके लिख देते हैं 1 + R/100, ये हमारा स्केलिंग फैक्टर होता है जो मैंने आपको बताया है। सो फॉर्मूले में भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से था, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड पर ईयर, मतलब 1 साल बाद। अगर हम 3 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल बाद इतना, 2 साल इतना, 3 साल बाद इतना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर, ये है हमारा कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। देखिए कंफ्यूज नहीं वो होना आप सब बिल्कुल भी। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 मंथ्स के 2 साइकिल बन जाएंगे। मतलब पहले 1 साल के लिए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर 3 इयर्स में, तो 1-1 साल की बात की थी यहाँ तक का कि अमाउंट कैसे निकलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ से आप ले सकते हैं, अब हम 1 साल का ही लेके चलते हैं। 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतना होगा, ये फॉर्मूला है। अमाउंट हमारा यहाँ पे होगा एंड दिस विल बी द प्रिंसिपल। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।
अब हम बात करें व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसमें 2 साइकिल बनेंगी 6 मंथ्स की। 6 मंथ। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है एक साल के बाद उसमें ब्याज जोड़ेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। हिंदी में अगर हम बोलें तो इसका मतलब होता है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल ब्याज होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता कुछ। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज आ चुका है। अब सेकंड वाला समझते हैं, वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, इसमें 2 साइकिल बन जाएंगे हाफ हाफ ईयर की। हाफ ईयर ये हो गया, हाफ ईयर हमारा ये हो गया। इन सच केसेस अमाउंट का फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए था, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा आधा हो जाएगा। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे R% था, जब हमने 2 साइकिल कर दी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया? हाफ हो गया। सो आर यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा हाफ हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है, रेज टू द पावर n। ये जो n हमारा टाइम है, तो हमारी साइकिल में टाइम साइकिल तो हमारी डबल होगी ना, 2 हो गई साइकिल इंटू 2। जितनी साइकिल होंगे उससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा मंथ्स के हिसाब से, बट जो साइकिल है हमारी वो डबल हो जाएंगी। यहाँ पे टाइम था ना हमारा, तो 2n। सो ये हमारा फॉर्मूला है। सो अब नोट डाउन कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बस इसके बाद ज़्यादा नहीं है, यही 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें काम आएंगे। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जो कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा, बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। जो टाइम है वो हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट है हमारा उसका फॉर्मूला थोड़ा सा, जो अमाउंट का फॉर्मूला है हमारा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा। मैंने आपको पहले जो फॉर्मूला रेज टू द पावर n था टाइम, बट टाइम हमें यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है। सो जो ये वाला जो पार्ट होता है 3, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये होल पार्ट है, तो ये 3 ईयर्स और 2/5 ईयर्स, इन्हें हम 2 पार्ट में कर देंगे। इंटू 1 प्लस R की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2/5 ईयर्स में, एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R था, तो 2/5 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू 2/5 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2/5 ईयर्स के लिए इतना हो जाएगा। बस हम इसी वैल्यू को इसमें प्लेस करेंगे, R इंटू 2/5, ठीक है, R इंटू 2/5। और वो क्यों हुआ आपको समझ में आ रहा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक साल के लिए R था तो 2/5 हो जाएगा 2/5 ईयर्स के लिए। सिंपल, 1 ईयर के लिए इतना है, तो 2/5 ईयर्स के लिए आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। सो जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, जो होल पार्ट है नाउ, और जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा और ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए है, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था, तो 2/5 ईयर्स का कितना हो जाएगा? R इंटू 2/5, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा। बस ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस की है, ठीक है। ये फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके काम आएगा आगे। सो लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया है मैंने उसमें कुछ एक टर्म यूज़ किए हैं, कुछ कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। अभी आपके अगर पेपर में आते हैं तो आप क्वेश्चंस में आपके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाफ ईयरली का मतलब है क्या, क्वार्टरली का मतलब। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, हमने मान लिया प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपीज़, ठीक है। एक साल बाद इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% या 10% ले लेते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 10%, ठीक है।
तो एक साल बाद हमने मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। तो 10% ऑफ दिस कितना हो जाएगा, प्लस 10 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, नाउ तो पहले हम बात करते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब एक्चुअली है क्या। हमने प्रिंसिपल 100 रुपीज़ मान लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया 20%। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। 20% ऑफ दिस 20 रुपीज़ हो जाएगा, प्लस 20 ये हो जाएगा हमारा 120 रुपीज़। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह है कंपाउंडेड एनुअली। अब बात करते हैं कंपाउंडेड, ये वाला है हमारा, लिख सकते हैं आप कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, एक साल में हमने 2 साइकिल बनेंगी 6 मंथ्स की, 6 महीने बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ्स, या नीचे लिख देते हैं, ये साइकिल हमारी 6 मंथ्स की है, 2 साइकिल हैं। ठीक है, एक साइकिल यहाँ और एक साइकिल यहाँ पे, ये 6 मंथ्स की हमारी 2 साइकिल बन गई है। ओके, नाउ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का 20% है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे 20% पर एनम है, पर एनम फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा 10%, और इसके लिए भी 10% हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा क्योंकि 2 साइकिल है। अब हम इसकी बात करते हैं पहली साइकिल, 6 मंथ्स बाद इसका 10% कितना हो जाएगा 110 प्लस 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 110। नाउ मैंने आपको बात बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो हमारा अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट साइकिल के वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। अब इसका 10% कितना होगा 11 रुपीज़। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट 121 रुपीज़। ये हमारा फाइनल अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, अब देखिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 120 आ रहा था 121, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारा। जब हमने इसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया है, ठीक है, ये हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया है, तो हमारा अमाउंट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली के फॉर एग्जाम्पल छोटा सा जल्दी में पढ़ते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली प्रिंसिपल हमारा उतना ही रहेगा 100 रुपीज़। तो क्वार्टरली का मतलब 12 महीने होते हैं, इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स की एक साइकिल बनेगी हमारी। ठीक है, 3 मंथ्स की। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे 20% है, उसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली है तो 5% हो जाएगा हर 3 महीने के लिए, 4 साइकिल के लिए। 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स एंड 3 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 5%, 5%, 5% एंड यहाँ पे भी हमारा 5%। कैलकुलेट करेंगे आप इसका 5%, तो ये जाएगा 105, फिर इसका 5% एंड सोन आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज़्यादा हाफ ईयरली में तो क्वार्टरली में उससे भी ज़्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि जो साइकिल थी जो 1 साल की वो 3 मंथ्स बाद रिपीट हो रही है, इसमें 6 मंथ्स बाद रिपीट हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है। अगर हम इसका, मैं आपको इन शॉर्ट इसका एक ग्राफ बताती, देखिए यहाँ आया था हमारा 120, यहाँ पे 121। ठीक है ना, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखिए अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करें, यहाँ पे हमारा 20 था, तो आप एक तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा तो वो कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 20 रुपीज़ हुआ। ठीक है, या हम कर सकते हैं 20% है ऑफ प्रिंसिपल, हम ये भी कह सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, फाइनल जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है वो कितना आया हमारा प्लस 21, ये 21 आया है, या हम कह सकते हैं 21% ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं हम इसे, प्रिंसिपल का 21% भी बोल सकते हैं हम इसे। इस केस में 20% ऑफ प्रिंसिपल था, इसमें 21% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए एक तरीका ये, यहाँ पे 21% आ रहा है, एक तरीका ये है कि आप या तो साइकिल बनाएं और साइकिल से निकालें। अगर आप इनकेस साइकिल जो है नहीं निकालना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, ये R1 या R2 ले सकते हैं ना दूसरे केस में, या आप XY ले सकते हैं, आप इसे भी छोड़िए कंफ्यूज नहीं हुए।
हमने मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स है, ये वाई है। तो आपने देखा होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, इतने %, ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो आप इसे नोट डाउन कीजिए। एक्स की वैल्यू 10 हो गई, वाई की वैल्यू 10 हो गई, प्लस एक्स इंटू वाई 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो आपका आंसर कितना ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21। तो यही हमारा यहाँ से है 21, ठीक है। एक तरीका ये आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, वो 21 आ गया, 21% ऑफ दिस हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप साइकिल ले लीजिए, इस तरह से निकाल सकते हैं कि 10 मतलब आफ्टर 6 मंथ्स इतना एंड आफ्टर 6 मंथ इतना, या आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और इससे भी ये निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी मैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको समझाया कंपाउंडेड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अभी हमने हाफ ईयरली, क्वार्टरली और हमने एनुअली की बात की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये क्वेश्चन हमने ले लिया कि प्रिंसिपल जो है हमारा, प्रिंसिपल पी मान लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 18% मान लिया है, ओके, एंड टाइम हमने मान लिया 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स, और यहाँ पे कंपाउंडेड 8 मंथ्स, ठीक है, कंपाउंडेड 8 मंथ्स। तो अब हम बात करते हैं, टाइम है हमारा 2 ईयर्स, कंपाउंडेड एवरी 8 मंथ, ये 2 ईयर्स की एक साइकिल, ये 2 ईयर्स का मान लिया हमने। कंपाउंडेड 8 मंथ्स, 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 2 इंटू 12 मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स, एंड कंपाउंडेड 8 मंथ, मतलब हर 8 महीने बाद आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो ऐड ऑन होता रहेगा, ठीक है। फिर 24 मंथ्स आ गया, और यहाँ से हमारा 8 मंथ्स के हिसाब से इसमें 3 साइकिल बनेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी साइकिल बनेंगी? 3, कितने मंथ्स की? 8 मंथ्स की। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर कंपाउंडेड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली से अलग कुछ आता है तो आप इस तरह से करेंगे, जितने भी मंथ्स हैं आप उसके हिसाब से टाइम जो है आप उसके साइकिल बनाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 18%, 18% है 1 ईयर के लिए, 18% है, ठीक है। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 18%, सो 1 मंथ का हो जाएगा 18/12, और 8 मंथ्स का हो जाएगा 18/12 इंटू 8, 4 2 8, 4 3 12, 3 6 18, 12 मंथ्स, वो सॉरी 12%, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर 8 मंथ्स, कितना आ रहा है हमारा? 12%। ये देखिए, अब आपको बच्चे इसमें गलती करते हैं, देखिए टाइम 2 ईयर्स था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, प्रिंसिपल हमने कुछ में मान लिया। देखिए कंपाउंडेड 8 मंथ्स, मतलब हर 8 महीने बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड ऑन होता रहेगा। पहले एक साल का केस अलग होता है, यहाँ पे हर 8 महीने बाद, जैसे यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल लगा उस पर 8 महीने बाद इतना इंटरेस्ट जुड़ेगा, फिर से वो साइकिल रिपीट होगी, आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाएगा और उस पर 12% लगेगा, तो इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाएगा। सो हमें इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, अब बच्चे क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही लेके चलते हैं 18%, बट वो सेम नहीं होगा, ये गलत तरीका होगा। सही तरीका ये है, आप पहली बार साइकिल बनाएंगे, जो टाइम हुआ कि इतनी साइकिल बनेगी, और उस पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए, मंथ्स के लिए अलग होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा 8 मंथ्स के लिए 12% हो जाएगा। अब एक तरीका ये है कि आपने अलग अलग किया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आप इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखेंगे। अगर 2 हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है, इतने %, सो आप पहले इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जो फाइनल आएगा उसमें फिर उसका और इसका निकालेंगे, जो इन दोनों का आएगा फाइनल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इसका और इसका निकालेंगे आप,
ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आप प्रिंसिपल पे लगाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट एक डायरेक्ट फॉर्मूला और है जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। मैं आपको जो यहाँ पे जो समझा रही हूँ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझा रही हूँ, और मंथ्स कंपाउंडेड कैसे होता है, कंपाउंडेड इन मंथ्स। ये तो हो गया व्हेन एक्स एंड वाई जब हमें दिया होगा। बट इन केस अगर हमें रेट ऑफ ये टर्म्स जो है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़्यादा है, R1 R2 R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा है, तो उस केसेस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट X%, Y% और Z% है, सो उस केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में कितना हो जाएगा? पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे, ठीक है। फिर होगा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। नाउ एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। आप इस तरह से भी इसे निकाल सकते हैं, और एक आपका तरीका है कि आपने इन दोनों का निकाला फिर आप थर्ड क्वांटिटी को ले सकते हैं। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, मेन बात आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन्हें आप अलग से ऐड करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 100 का स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके जो कंपाउंडेड 7 मंथ्स है, जितने मंथ्स हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों इसमें आप देखिए। ये क्वेश्चन आपका मतलब काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप ध्यान दीजिए। अ सम ऑफ ₹20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 18 मंथ्स, कितने टाइम पीरियड के लिए? 18 मंथ, एट द इंटरेस्ट ऑफ 24% पर एनम, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो टाइम है, कंपाउंडेड 7 मंथली। सो व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 19 मंथ्स? ठीक है, हमसे पूछा है 19 मंथ्स में कितना हमें उसे प्रॉफिट होगा। तो पहली बात, मंथ्स में दे रखा तो हम इसकी साइकिल बनाएंगे, 19 मंथ्स की बात की है, ठीक है। तो 19 मंथ्स के लिए कंपाउंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड 7 मंथली, मतलब 7 मंथ्स की साइकिल बनाइए। सो 19 मंथ्स में पहले 7 मंथ्स का पीरियड, दूसरा 7 मंथ्स का पीरियड, 14 मंथ्स हो गए, बाकी कितने बचे? 5 मंथ्स, क्योंकि 7 मंथ्स की नहीं बन सकती। 19 मंथ्स में दो तो आपने 7 मंथ्स की बना ली, एक बनेगी आपकी 5 मंथ्स, क्योंकि वो 19 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 24% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 24% 12 मंथ्स के लिए। सो 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 2%, 1 मंथ्स के लिए 2%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 मंथ्स के लिए कितना हो गया? 7 इंटू 2, 14%, इसके लिए भी 14%, एंड 5 मंथ्स के लिए हो जाएगा 10%। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का दिया है वो मंथ्स के हिसाब से निकाल लेंगे। ये जो हमारी साइकिल है 19 मंथ्स को हमने इसे डिवाइड कर दिया है 7 मंथली कंपाउंडेड के हिसाब से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट लगाया कंपाउंडेड मंथली के, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से डिवाइड होगा। तो हमने साइकिल्स बनाई है 7 मंथ, 7 मंथ एंड 5 मंथ। अब हम निकालते हैं नेट इफेक्टिव रेट। हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज गेन, तो हम पहले निकालेंगे नेट इफेक्टिव रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनली इन तीनों का। या तो आप ऐसे यहाँ से यहाँ पे, भाई इतना अमाउंट है हमारा, कितना था? 20,000, तो आप प्रिंसिपल यहाँ लिख दीजिए, उस पर 14% से इतना बनेगा, फिर उस पर इतना बनेगा। एक तरीका ये है। आप इसका शॉर्टकट देखिए, जो मैंने आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, आपको यही फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, ओके, एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, ठीक है।
हाँ, वैल्यू पुट कीजिए, इसमें प्लेस कीजिए इसकी वैल्यू। x प्लस वाई प्लस जेड, 14 प्लस 14 प्लस 10, इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा आपका। नाउ x इंटू वाई, 14 इंटू 14 196 प्लस y इंटू जेड 140, नाउ अगेन z इंटू एक्स 140 अपॉन 100 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 10, ठीक है, 14 इंटू 14 196, 1960 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो इसे फर्दर सोल्व करते हैं अगर हम, 38 प्लस 140, अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे 196 प्लस 140 प्लस 140 तो डिवाइड बाय 100 तो हमारा आ जाएगा 4.76। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 जीरो हो जाएगा 0.196। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। एंड फाइनली जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 42.956%। ये हमारा नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पूरा अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल 20,000 है, ठीक है, तो उस पर नेट इफेक्टिव रेट इनको अलग अलग ना लेकर हमने एक निकाला है 42.956%, ठीक है। इस प्रिंसिपल बन के हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। हमसे पूछा परसेंटेज गेन, गेन क्या होता है, यही तो गेन है हमारा। ये जो हमारी नेट इफेक्टिव रेट आया है दिस इज द गेन, परसेंटेज गेन पूछा है, तो यही हमारा आंसर है। ये जो आंसर ये जो आया है हमारा, यही हमारा आंसर है 42.956%। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कंपाउंडेड मंथली और नेट इफेक्टिव रेट का हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है।